नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं पुराना वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा। नहीं देखे हैं तो लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से पॉइंट के साथ जो परीक्षकों की मेन पसंद होती है उन बिंदुओं को बताया गया है और साथ ही साथ आपको एक अलग ही तरीके से बताया गया है कि आप उसको कभी भूल ही नहीं सकते हैं। ट्रिक भी इस्तेमाल किया गया है, तो जिन्होंने नहीं देखा है देख लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और बेल आइकन को भाई क्लिक कर दीजिए ताकि आपके पास सही टाइम पर सही वीडियो पहुंचता रहे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का ये सेशन, जिसमें हम बताएंगे संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकारों के बारे में। भाई संस्कृत और शिक्षा संबंधी भी तो अधिकार होने चाहिए। ये अनुच्छेद 29 अनुच्छेद 30 के तहत आता है ये दोनों अनुच्छेद। अब इसमें क्या कहा गया है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षण की बात कही गई है अनुच्छेद 29 के तहत। ओके, याद रहेगा, अल्पसंख्यक जिनकी संख्या कम है वही होते हैं अल्पसंख्यक। तो इसमें उनके हितों के संरक्षण की बात कही गई है। भारत के प्रत्येक नागरिक को जिसकी अपनी विशेष भाषा और लिपि या संस्कृत होती है, विशेष भाषा लिपि या संस्कृत, उससे बनाए रखने का पूरा उनको अधिकार होगा। भाई उनकी अपनी एक भाषा संस्कृत होती है ना, तो उसको बनाए रखने के लिए संविधान के द्वारा अनुच्छेद 29 लाया गया है। और अनुच्छेद 29 का खंड 2 है, इसमें बताया गया है कि शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के अधिकार के बारे में बताया गया है। ओके, कि मतलब कि एडमिशन लेने से संबंधित है, उससे संबंधित है प्रवेश के बारे में, कि इसके अनुसार ऐसे किसी भी शिक्षण संस्थाओं में जो राज्य द्वारा पोषित है या राज्य विधि से सहायता प्राप्त हो रहा है, यानी कि पूरी तरीके से सरकारी एक रूप से मान लीजिए या पूर्ण अर्ध सरकारी उसे मान लीजिए, तो उसमें जो होता है किसी भी नागरिक को प्रवेश देने से केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या उनमें किसी भी आधार पर उनको वंचित नहीं किया जा सकता है। भैया कि ये नहीं कि नहीं फला धर्म को तुम नहीं मानते हो तो हम तुमको इस कॉलेज में नहीं आने देंगे। भैया पूरी तरीके से हम आने देंगे तुमको उस कॉलेज में, क्योंकि सरकार उसका पूरा वित्त पोषण कर रही है, अर्ध वित्त पोषण कर रही है। याद रहेगा ये चीज, अनुच्छेद 29 के तहत ये चीज बताई गई है। अनुच्छेद 30 क्या होता है, ये अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्रदान करता है। ओके, कि भैया ऐसे लोग अपने शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और पूरा प्रशासन का पूरा उनको अधिकार दिया गया है। इसके अनुसार भाषा या धर्म पर आधारित, ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाषा या धर्म पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपने रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार दिया गया है। यानी कि अगर आपको पूछ लिया जाए भाषा और धर्म पर आधारित जो स्वतंत्रता की बात कही गई है किस अनुच्छेद के तहत की गई है, तो अनुच्छेद 30 के तहत की गई है। एग्जामिनर की मेन पसंद है ये, याद रखिएगा। ओके, तो भाई भाषा धर्म को भी बचाए रखना है, इस पर भी बात किया गया। अल्पसंख्यक वर्गों को उनके रुचि के हिसाब से ये चीज कर सकते हैं। तो ये था अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 के बारे में। अब नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भैया इंसानों का तो उपचार होता है, संविधान का भी उपचार हो रहा होता है। भाई क्या होता है कि कभी कभी दिक्कतें आ जाती है ना, जरूरत पड़ता है भैया आला ले करके इनके भी लगाया जाता है, सीने पर, पीठ पे, देखा जाता है भाई बीमार तो नहीं हो गए हैं। ओके, ये तो मजाक हो गया। अनुच्छेद जो 32 होता है, इसमें यह बात कही गई है कि इसके तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक अत्यंत महत्वपूर्ण मूल अधिकार बताया गया है, जिसे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने यह कहा है कि भारतीय संविधान का ये हृदय है, आत्मा है ये। ओके, बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को या मतलब कि पूरी स्वतंत्रता है, पूरा उनको अधिकार दिया गया है कि वो मूल अधिकारों को बनाए रखें, उसकी स्वतंत्रता को बनाए रखें। किसी का कोई हनन ना हो रहा हो या सरकार के द्वारा किसी के मूल अधिकारों को हनन ना हो रहा हो, तो इस पर पूरी निगरानी रखी जाती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा। ये इनके गार्जियन जैसे होते हैं, ओके, मूल अधिकारों के। तो याद रहेगा, हाई कोर्ट में ही 226 में ये चीज बताई गई है, सुप्रीम कोर्ट में 32 के तहत वही अधिकार उनको दिया गया है। याद रहेगा ये चीज। तो इसे जो है हमारी हृदय और आत्मा कहा गया है। तो ये जानकारी थी संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में। मूल अधिकारों हेतु जो उपचार होता है उसमें कुछ बिंदु भी होते हैं, वो बिंदु के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। कौन कौन से, जैसे कि इसके लिए रिट की बात कही गई है। रिट वर्ड याद आया आपको? हर किसी को एक अधिकार दिया गया है
अब वो कैसे कैसे, मतलब कि ये हमारे न्यायालय को ये कुछ अधिकार दिए गए हैं मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने हेतु। तो उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत कुछ 5 प्रकार के रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। कौन कौन सी? एक तो होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण की शक्ति दी गई है, परमादेश की शक्ति दी गई है, प्रतिषेध की शक्ति दी गई है और उत्प्रेषण तथा अधिकार प्रेक्षा की शक्ति दी गई है। अब इसके बारे में हम शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण ये क्या होता है, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इसे हैबेस कॉर्पस के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, हैबेस कॉर्पस, यानी कि व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए। अगर किसी ने, मतलब कि मान लीजिए अगर पुलिस ने किसी को गिरफ्तार कर लिया है, ओके, और उसको वो छोड़ नहीं रही है, तो उसके परिवारजन या उसको चाहने वाले ये चीज बोल सकते हैं पुलिस से जाकर के कि भैया किस गुनाह के लिए आपने उसको गिरफ्तार कर लिया है, हमको वो चीज दिखाइए, बताइए। न्यायालय ने कहा आपको वो जारी करके दिया है वो पत्र, ओके, जो आपने वारंटी आपने, मतलब कि आपको वारंट जो कार्ड आया है, वारंट जो पत्र है वो दिखाइए हमको। तो अगर ऐसा कुछ नहीं होगा, उसके खिलाफ कोई अपराध किया है, मतलब कि उसने कोई अपराध किया ही नहीं है, तो उसको फिर तुरंत छोड़ दिया जाएगा, व्यक्ति को प्रस्तुत कर दिया जाएगा उसके सामने। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबेस कॉर्पस। परमादेश, इसका क्या अर्थ होता है? परमादेश यानी कि मैंडमस इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैंडमस। इसमें क्या बताया गया है? हम आदेश देते हैं, न्यायालय आदेश देगा, आप नहीं आदेश देंगे, न्यायालय इसमें आदेश दे रहा होगा। निजी व्यक्तियों या संस्थाओं के विरुद्ध अथवा संविधानात्मक दायित्वों के निर्वहन हेतु या रिट जारी नहीं किया जाता है। ओके, ये किसी निजी व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध नहीं जारी किया जाता है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है अक्सर। और यह रिट राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध भी जारी नहीं किया जाता है। ओके, इसमें क्या होता है कि इसके तहत जो होता है, जो न्यायालय होता है ना, वो क्या होता है, किसी व्यक्ति हो गया, कोई लोक प्राधिकारी हो गया, ओके, या कोई अधीनस्थ न्यायालय, उसके जो अंडर में काम कर रहे हैं न्यायालय या सरकार या निगम, इनके जो होता है विधिक या संवैधानिक या लोक कर्तव्यों को करने का या अवैध रूप से न करने का आदेश जारी कर सकता है। परम आदेश, इसको शॉर्ट फॉर्म में समझिए, यो एक आदेश दे रहा होता है, परम आदेश अपना दे रहा होता है ना, कि हाँ ये गलत कार्य हो रहा है, हम इसके खिलाफ, तुम्हारे खिलाफ, मतलब कि ये आदेश देते हैं कि इसको बंद किया जाए, ऐसे ना किया जाए इसको। ओके, समझ गए? शॉर्ट फॉर्म में समझिए, आसानी से समझ जाएंगे। प्रतिषेध, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन, क्या कहा जाता है इसको? प्रोहिबिशन के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या कहा गया है? मना कर देता है किसी कार्य के लिए, है ना, निषेध कर देता है। यानी कि या जैसे कोई बड़ा न्यायालय है, कोई बड़े साहब बैठे, बड़ा न्यायालय जो होता है वो अपने अधीनस्थ जो न्यायालय होते हैं या अर्ध न्यायिक जो न्यायालय होते हैं, है ना, जो अधिकरण होते हैं, इनके विरुद्ध वो जारी करता है प्रतिषेध, प्रोविशन। ओके, कि फले काम के लिए भाई बहुत लंबा समय लग रहा है, इसके लिए कार्यवाही किसी न्यायालय में बहुत लंबी फैल जा रही है, तारीख पे तारीख उसकी फैलती जा रही है और बहुत ज़्यादा जरूरी है भाई उसका किसी मामले का निर्णय तुरंत होना चाहिए, लेकिन लंबा खींच रहा है वो, तो लंबा ना खींचे इसके लिए जो ऊपरी न्यायालय होगा उससे कहेगा भैया प्रतिषेध, हम प्रोविशन रेट तुम्हारे खिलाफ जारी कर रहे हैं, मना कर रहे हैं कि भैया इतना लंबा क्यों खींच रहा है, एक काम करो हमको दे दो वो चीज़, अब तो हम ही उसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो ये न्यायिक और अर्ध न्यायिक कृत्यों के विरुद्ध जारी किया जाता है। अगर उसमें कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी ये जारी किया जाता है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। उत्प्रेषण जिसे कहा जाता है सरिशरी, इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर ट्रिक से याद करो, सरका देना, सरसरी सरका देना, उत्प्रेषण। यानी कि इसमें भी सेम प्रतिषेध जैसा ही होता है, इसमें क्या कहा गया, पूर्णतया सूचित करना या मंगवा लेना, सेम होता है, लेकिन एक मेन अंतर होता है। वो क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। जो प्रतिषेध रिट होता है ये कार्यवाही के दौरान कार्यवाही को रोकने हेतु जारी किया जाता है। यानी कि किसी मामले, कोई मामला है उस पर मतलब कि कार्यवाही चल रही है, तो उसी समय ऑन द स्पॉट उसको रोकने के लिए होता है प्रतिषेध, प्रोविशन लगा देना बड़े न्यायालय के द्वारा। और वहीं जो उत्प्रेषण होता है इसमें कार्यवाही समाप्त हो जाती है किसी मामले की, तब उस मान लीजिए
कोई मामला चल रहा था, उसकी पूरी कार्रवाई समाप्त हो गई है, लेकिन उसका जो निर्णय निकल के आया है वो ठीक ढंग से निकल के नहीं आया है, तो क्या करेगा जो ऊपरी न्यायालय होगा, वो कहेगा भैया मैं इस निर्णय को तुम्हारे रद्द करता हूं। समझ रहे हो, वो चीज होता है उत्प्रेषण में, और रद्द करके मैं उसे अपने पास मंगा लेता हूं, सरका दो मेरी तरफ है। अब मैं उसको बारे में बताऊंगा। तो ये प्रतिषेध और उत्प्रेषण के बीच मेन अंतर था। अब लास्ट जो है अधिकार पृच्छा, किस अधिकार से भैया तुम ये काम कर रहे हो, आपका अधिकार क्या है। मान लीजिए किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी है और फला डिपार्टमेंट में वो जाकर के बैठ रहा है, तो तुरंत उसके खिलाफ नोटिस आएगी। किस हिसाब से भैया, है खाला का घर समझ लिए हो, आ गए हो यहां पर बैठने। तो ये चीज होता है, इसके खिलाफ भी रेट जारी किया जाता है कि एक ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जो किसी लोक पद को अवैध रूप से धारण कर लेता है, उसे अधिकार पृच्छा या क्यो वारंटो के नाम से जाना जाता है। ओके, ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट जो लास्ट है, इसमें क्या बताया गया है, कुछ 3 अपवाद बताए गए हैं। भाग 3 के अपवाद कौन कौन से होते हैं, ये अलग थोड़ा सा चलते हैं। अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34 और लास्ट है अनुच्छेद 35। इसमें कहा गया है कि जो संसद होता है, कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल को अधिकार नहीं दिया गया है, संसद की मैं केवल बात कर रहा हूं, संसद को यह अधिकार दिया गया है कि जहां जरूरत पड़ेगी वहां पर कुछ मामलों में वो कानून बना सकता है। ये चीज बताई गई, इसलिए इसे एक अपवाद के रूप में ये थोड़ा सा अलग चल रहा होता है, लेकिन विधानमंडल को यह अधिकार नहीं दिया गया है। ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। ओके, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, केवल संसद को अधिकार दिया गया है। अब अनुच्छेद 33 में क्या बात कही गई है, पहले हम उसके बारे में समझते हैं। संविधान के भाग 3 का एक अपवाद होता है। अनुच्छेद 33 जो होता है, संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह कुछ विशिष्ट वर्गों के संबंध में विशिष्ट प्रयोजनों की पूर्ति हेतु मूल अधिकारों को निर्बंधित या निराकृत करने वाली विधि बना सकता है। बड़ी भारी भरकम मॉडल लिखा है सर जी, ये क्या है, यानी कि कोई विशिष्ट वर्ग, मतलब कि कोई ऐसा विशिष्ट वर्ग, कौन से वर्ग की हम बात कर रहे हैं बता देते हैं। जैसे कि सशस्त्र बल वालों की मैं बात कर रहा हूं, सशस्त्र बल हो गए, लोक व्यवस्था के दायित्व वाला कोई बल हो गया, या इंटेलिजेंस ब्यूरो वाला कोई कार्य हो गया, है ना, इन सब की मैं बात कर रहा हूं। दूरसंचार प्रणाली में कार्यरत जो व्यक्ति होते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। उनके खिलाफ अगर कोई मतलब किया जाता है, वो किसी मूल अधिकारों, उनसे लग रहा है कि वो मूल अधिकारों का हनन हो रहा है ना, तब संसद को अधिकार होगा कि कोई कानून बना करके उसको रोक लगा सकती है। तो वही चीज यहां पर बताया गया, कुछ विशिष्ट वर्गों के संबंध में प्रविष्ट प्रयोजनों की पूर्ति हो, तो उस प्रयोजन को लाने के लिए कि हाँ भैया ये चीज गलत अब जा रहा है, तो मूल अधिकारों को निर्बंधित या निराकृत करने वाली विधि संसद बना सकती है। पॉइंट याद रखिएगा, केवल संसद बनाएगी, राज्य विधानमंडल नहीं। ये एक अपवाद में चल रहा है, आशा करता हूं आसानी से समझ गए होंगे। अनुच्छेद 33 के अंतर्गत केवल वही चीज जो मैंने अभी आपको बता दिया वही यहां पर मेंशन किया गया है। अनुच्छेद 34 में बताया गया है कि भारत के किसी राज्य क्षेत्र में मार्शल लॉ जो होता है, सेना विधि के लागू होने पर संसद की विधि बनाने की शक्ति के बारे में है, कि अगर कहीं पर मार्शल लॉ लागू हो गया, मतलब कि सेना विधि कानून लागू हो गया है, तो वहां पर भी संसद अपना कानून ला सकती है। ओके, संसद कुछ कानून बना करके अगर सही नहीं लग रहा है तो उसमें क्षतिपूर्ति कर सकती है उस चीज में। ये चीज होता है ताकि लोक व्यवस्था बनी रहे, ये चीज इसमें बताई गई है। याद रहेगा ये चीज आपको। अब लास्ट है अनुच्छेद 35। संसद से अपेक्षा की गई कि वह उन कार्यों के लिए जिन्हें भाग 3 के अंतर्गत अपराध घोषित किया गया है, दंड विहित करने से संबंधित उसमें बात विहित करने के लिए विधि बनाएगी। ओके, उन कार्यों के लिए जिन्हें भाग 3 के अंतर्गत अपराध घोषित किया गया है ना, दंड विहित करने के लिए विधि बनाएगी। इसके लिए भी संसद को यह अधिकार दिया गया है। ओके, ये चीज आप याद रखिएगा। इसमें मेनली अगर आपको याद रखना है तो ये 3 अनुच्छेद आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 33, 34 और 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये अपवाद होते हैं मूल अधिकारों के। तो बस यहां पर हमारा ये मूल अधिकार समाप्त होता है। आगे एक नए चीज के साथ यानी कि डीपीएसपी के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।